नमस्कार दोस्तों। आज टीपू सुल्तान की पुण्यतिथि है। टीपू सुल्तान आज के ही दिन 1799 में पंचतत्व में विलीन हो गए थे अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे जो 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद मैसूर के शासक बने थे। और टीपू सुल्तान भारत में एक ऐसा मुद्दा है जिस पे लोगों की अलग अलग राय है। टीपू सुल्तान को काफ़ी लोग एक राष्ट्रवादी शासक मानते हैं, जबकि काफ़ी सारे लोग टीपू सुल्तान को एक अत्याचारी शासक के रूप में देखते हैं। असल बात ये है कि टीपू सुल्तान जिस समय अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, तो उस समय जो आज हिंदूवादी संगठन है, जो हिंदूवादी संगठनों की जिनको हिंदूवादी संगठन अपना आदर्श मानते हैं, वो लोग अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। तो ये भी कहा जा सकता है कि जो इतिहास लिखा गया है, इतिहास को उस हिसाब से लिखा गया है कि जिससे टीपू सुल्तान को एक विलन के रूप में दिखाया जाए। तो टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ 3 लड़ाइयाँ लड़ते हैं और आखिरी लड़ाई में शहीद हो जाते हैं। टीपू सुल्तान से पहले उनके पिता ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वो भी 1882 में 1782 में उनकी मृत्यु हो गई थी हैदर अली की। हैदर अली की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हैदर अली पहले मैसूर की सेना में एक सैनिक थे, धीरे धीरे आगे बढ़े और 1761 में वो मैसूर के शासक बने और उसके बाद 1782 तक उन्होंने मैसूर पे शासन किया। टीपू सुल्तान के बारे में ये कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के शासनकाल में जो उनकी जनता थी, उसके बारे में अंग्रेज़ भी ये लिखते हैं, जब अंग्रेज़ वहाँ का एनालिसिस करते हैं, कि उनसे बेहतर स्थिति में देश में कहीं भी कोई किसान नहीं था। अगर कोई किसान बेहतर स्थिति में था तो वो किसान मैसूर का किसान था। मैसूर में जो सामंतशाही व्यवस्था थी उसको टीपू सुल्तान ने पूरी तरह से ख़त्म किया हुआ था, जो अपर कर्नाटक का इलाका है वहाँ पर। तो वहाँ पे जो किसान था वो अपनी खेत का खुद मालिक हुआ करता था, जैसा कि आज है। आज़ादी के बाद जिस तरह से व्यवस्थाएं बनी वैसा। उससे पहले बाकी पूरे देश में ऐसी हालत थी कि जो सामंत होते थे उन लोगों के पास पूरी व्यवस्था होती थी। किसान सिर्फ उनके लिए बंधुआ मजदूर टाइप होते थे, कि मतलब वो सामंत की ज़मीन है और किसान उस पे काम कर रहा है और काम करके उनको लगान दे रहा है और अपना पेट का पालन कर रहा है। लेकिन टीपू सुल्तान ने किसानों को उनका हक दिया। इसके अलावा टीपू सुल्तान के लिए कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार किए, लेकिन इस बात पे महात्मा गांधी भी असहमत थे। महात्मा गांधी कहते थे कि जो मंदिरों में टीपू सुल्तान द्वारा दान की गई चीज़ों का रिकॉर्ड है, अगर वो हिंदुओं के खिलाफ होते तो ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने मंदिरों को दान दिया। उन्होंने जो श्रृंगेरी शारदा पीठ है वहाँ पे दान दिया। काफ़ी सारी ऐसे कार्य किए उन्होंने अपने शासनकाल में, जिससे हम ये नहीं कह सकते हैं एकदम कि वो हिंदू विरोधी थे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो अगर किसी हिंदू ने उनके साथ गद्दारी की हो, अगर उस पे उन्होंने कार्यवाही की हो और उसको इतिहासकार ने कुछ इस तरह से लिख दिया हो कि उन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार किया, तो ये अलग तरह की बात हो सकती है। उन्होंने जो जिन मुसलमानों ने गद्दारी की उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जैसा कि गद्दारी करने वाले हिंदुओं के साथ किया था। एक अन्य बात ये भी है कि उनका महल जो था वो वेंकटरमन श्रीनिवासन और रंगनाथ के मंदिर के पास था और उन मंदिरों में नियत रूप से पूजा पाठ होता था। वहाँ टीपू सुल्तान दान दिया करते थे। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जब उनका अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष चल रहा था तो उन्होंने हिंदू पंडितों को बुला कर के भी ये कहा कि आप राष्ट्र की सलामती के लिए, मैसूर की सलामती के लिए प्रार्थना कीजिए। ये अलग बात है कि जो टीपू सुल्तान थे वो इस्लाम में बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले लोग इंसानों में से थे, कि जो इस्लाम पे बहुत बिलीव करते थे। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि जो हिंदू राजा थे वो भी हिंदू देवताओं की पूजा करते थे और बहुत गहराई से मानते थे। वो तो उसी तरह से टीपू सुल्तान भी इस्लाम को बहुत अच्छाई से मानते थे। इसके अलावा टीपू सुल्तान का एक अपना पुस्तकालय था, उसमें से 2000 पुस्तकों को अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पहली मिसाइल बनाने का प्रयत्न किया था और जो उसका जितना उन्होंने बनाया था उसको भी ब्रिटेन अपने यहाँ ले गए और वो ब्रिटेन के रॉयल म्यूजियम में आज भी है।
टीपू सुल्तान की दूरदर्शिता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो जैकोबियन क्लब हुआ करता था उस समय, जो उस समय के शक्तिशाली दुनिया के राजा थे या देश थे, उनका एक संगठन था जैकोबियन क्लब। तो जैकोबियन क्लब का सदस्य था टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की एक बड़ी भूल ये हुई कि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया और फ्रांसीसियों ने उसके हिसाब से उनको सहायता नहीं पहुंचाई समय पे। अगर उनको समय पे सहायता मिल जाती तो हो सकता है इतिहास कुछ और होता। और एक अन्य समस्या ये आई कि टीपू सुल्तान का जो समुद्र से कनेक्शन था उसको अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया था 1884-85 में। तो वहाँ से वो थोड़ा कमज़ोर हो गए थे। उसके बाद जो मराठा थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और इनको मंगलौर की संधि करनी पड़ी और उस संधि के तहत इन्होंने कुछ इलाका अंग्रेज़ों को दे दिया, जिसको अंग्रेज़ों ने, मराठाओं ने और नवाब जो हैदराबाद का नवाब था निज़ाम, उन्होंने बाँट दिया। निज़ाम ने भी इनका साथ नहीं दिया। निज़ाम ने भी अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया और इस तरह से निज़ाम ने भी मैसूर के खिलाफ काम किया था। द्वितीय मैसूर युद्ध के बाद सन 1792 में जब श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जिसमें अंग्रेज़ों ने अपनी बहुत सारी बातें मनवा ली, टीपू सुल्तान पे 30 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया गया युद्ध के तौर पे और दूसरा उनको तुंगभद्रा क्षेत्र अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ा, जिसको मराठाओं ने, अंग्रेज़ों ने और जो हैदराबाद का नवाब था उन्होंने आपस में बाँट लिया था। तो इस तरह से यहाँ से टीपू सुल्तान की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है और इसके बाद 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने उनको बड़ी क्रूरता के साथ मारा और वहाँ पे लूट-पाट की और वहाँ के जो हथियार थे वो सारी चीज़ें अपने साथ ले गए। इस युद्ध में 1799 के युद्ध में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी तलवार अंग्रेज अपने साथ ले जाते हैं, इनकी तोपों को, इनके द्वारा बनाए गए पुस्तकालय की पुस्तकों को अपने साथ ले जाके उनको ब्रिटिश म्यूजियम में रख देते हैं। और इस तरह से पूरे मैसूर पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। तो अंग्रेज़ समझते थे कि जो टीपू है वो अंग्रेज़ों के लिए एक बड़ा खतरा था। अगर वो जिंदा रहता, वो शक्तिशाली रहता तो अंग्रेज़ों को आगे बढ़ने में वो परेशानी खड़ी कर सकता था। इसीलिए अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ पूरे षड्यंत्र किए और सारे इस तरह से माहौल बनाया जिससे टीपू सुल्तान को उखाड़ फेंक दिया जाए। उसके बाद मैसूर को अंग्रेज़ों ने, निज़ाम ने और मराठाओं ने आपस में बाँट लिया और जो बाकी बचा मैसूर था वहाँ के पुराने शासक थे जो उनको मैसूर का वो छोटा सा इलाका दे दिया गया। और इस तरह से टीपू सुल्तान के साम्राज्य का अंत होता है। देखने वाली बात ये है कि टीपू सुल्तान ने जो युद्ध लड़ा था वो भारत भूमि की आज़ादी के लिए लड़ा था और अब कुछ लोगों के कहने पे उनका मूल्यांकन करना ठीक नहीं है। तो अपने योद्धाओं को इस तरह से मूल्यांकित करना एक अच्छी बात नहीं है।